जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मरियम बीबी को इमरान खान की नकल करने का बहुत शौक है। इनके पास अपनी कोई सियासी हिकमत अमली नहीं है। जो इमरान खान साहब करते हैं, ये लोग उसकी नकल शुरू कर देते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। खान साहब ने आज खिताब किया है, उसमें भी कुछ चीजें हैं। उन्होंने दहशतगर्दी, मईशत के हवाले से कुछ चीजें बताई, वो आपको बताऊंगा। पंजाब के गवर्नर के हवाले से भी कुछ खबरें और कुछ दीगर खबरें हैं फवाद चौधरी साहब के हवाले से। कोशिश होगी कि वो भी आज की इस वीडियो के अंदर आपसे शेयर की जाए। सबसे पहली चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, मैं सारी चीजों पे आना चाहता हूं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आज मरियम बीबी ने किया। मरियम बीबी जनाब तंजीम साजी के लिए अपनी जमात की वहां पे गई हुई थी भावलपुर में, और वहां पे अपनी जमात के ओहदेदारों से उन्होंने हलफ लिया। जी हाँ जी, जिस तरह इमरान खान, आपको याद होगा कि वो हलफ लेता था लॉन्ग मार्च से पहले तंजीमी जो ओहदेदार थे उन लोगों से, और कुछ हमारे दानिश्वर उस पर बड़ा मजाक पैरा उड़ाते थे। लेकिन अब मरियम बीबी ने भी आके जनाब हलफ लेना शुरू कर दिया। तो जो मैं ये कहता हूं ना कि सियासत पाकिस्तान के अंदर सिर्फ इमरान खान कंट्रोल कर रहा है। जो वो करता है ये जनाब उसको कैचअप खेलने की कोशिश करते हैं, उसकी नकल करने की कोशिश करते हैं, उस जैसा बनने की कोशिश करते हैं। वो अगर शर्ट पे इंटरव्यू देता है तो हमें नजर आता है कि जी मियां साहब भी जो ऑटोग्राफ देता है तो जनाब वो मियां साहब भी किसी को ऑटोग्राफ दे रहे हैं। बच्चे आके उनसे मिल रहे हैं। अगर कोई बच्चा खान साहब से प्यार कर रहा है तो उसी तरह का कोई बच्चा दूसरी तरफ भी नजर आ जाएगा। और अब तो हद ही हो गई ना कि जनाब वो इमरान खान हलफ लेता था तो इन्होंने भी हलफ लेना शुरू कर दिया। और साथ मरियम बीबी ने एक और भी बात वहां पे की, जिसको मीडिया ने भी रिपोर्ट किया कि जी 5 बंदे कोई फैसला कर देते। कोई बात याद आई? इमरान खान जो कहता था कि जी 4 बंदे हैं जिन्होंने बंद कमरों में कुछ फैसला किया। जी हाँ, इनके पास कुछ भी असली नहीं है, ना जमहूरियत असली, ना क्यादत असली, ना कोई बयानिया असली। हर चीज में नकल, हर चीज में नकल जनाब के। वो 4 बंदे तो जी ये 5 पे आ गई, उन्होंने हलफ लिया, इन्होंने भी हलफ लिया, और उसके साथ साथ मरूसियत के ऊपर भी उन्होंने बात कर दी। और उन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पे जो अवाम का मोहब्बत और ये वो होता है वो मरूसियत नहीं होती, वो जमहूरियत होती है। तो उन्होंने कहा ये जो हमारे खानदान में मेरे वाले साहब हैं, मैं हूं, मेरे बाद मेरा बेटा होगा या जो भी आगे होगा, ये मरूसियत नहीं है, ये असल जमहूरियत है। और इससे अगर किसी को तकलीफ है तो उसको रहे वो बेशक तकलीफ, वो कसियानी बिली खंबा ना नोचे। अच्छा, इसके ऊपर अब ये कहा जा रहा है कि जी उन्होंने शायद खाकाना बासी साहब ने जो मुस्ताफी होने का फैसला किया पार्टी के ओहदे से, दीगर लोग भी ये बात करते हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब भी बात करते हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब भी माजी में बात कर चुके हैं, पीपल्स पार्टी में भी लोग क्या पता इस तरह की कोई बात करते हैं। तो क्या ये मरूसियत की वजह से शायद खाकाना बासी साहब नाराज हुए? मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि इन दोनों जमातों में कोई भी एक ऐसा लीडर नहीं है, दोनों जमातों में कोई भी एक ऐसा मोजिज लीडर नहीं है जिसमें इतनी इखलाकी जुर्रत हो कि वो मरूसियत के ऊपर कोई प्रिंसिपल स्टांस ले सके, जो कहे कि नहीं जनाब मैं बिलावल के पीछे हाथ बांध के नहीं खड़ा रहूंगा। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पार्लियामेंट में, सेनेट में बेशक बड़े बड़े दावे करें, इस तरह की बातें करें कि जैसे यूनान से जमहूरियत वो बराह रास्त लेके आए थे, लेकिन ये सारे ऐसे ताबेदार बन के पीछे खड़े होते हैं ना कि जैसे बंदे का दिल खुश हो जाता है कि भाई ताबेदारी हो तो ऐसी हो। ठीक है, सफेद बालों के साथ बिलावल के पीछे भी खड़े होते हैं, मरियम के पीछे भी खड़े होते हैं, और बातें आप इनकी सुन लो, आइन, जमहूरियत, एनीवे मौरूसियत से किसी को तकलीफ नहीं है। इन जमातों में की खमीर में ही नहीं है कि मौरूसियत के ऊपर ये एहतजाज करें या अपने पार्टी लीडर के सामने खड़े हो जाए। नहीं, ये खानदानों की जमातें हैं जो खानदानों का फैसला करेंगे। बच्चा 6 महीने का हो या 60 साल का बुजुर्ग हो, जो वो कहेंगे ये उसी खानदान के लोगों के पीछे खड़े होंगे। जिसको ये कहेंगे वो उसको वो मानेंगे। मतलब खानदान के जो उनके लोग हैं जो पार्टियां चलाते हैं, चाहे शरीफ खानदान हो, भुट्टो खानदान हो, वो जिसको कहेगा बाकी सारे उसके पीछे खड़े हो जाएंगे। हाँ, बातें बड़ी प्यारी करेंगे रजा रुबानी जैसे लोग, आपको ऐसे लगेगा कि आइन, जमहूरियत, फरतुल्लाह बाबर साहब जैसे लोग ये सब कुछ करते हैं, लेकिन अपनी जमात के अंदर अभी तक ये डेमोक्रेसी नहीं ला सके। तो ये मोजिज शख्सियात जो सब पढ़े लिखे काबिल लोग हैं और इस काबिल हैं कि जमात के अंदर आगे भी आ सकते हैं, अहम ओहदों पे भी आ सकते हैं, वो कभी भी आगे नहीं आएंगे। इसलिए आगे नहीं आएंगे क्योंकि जमातों के अंदर जो सिचुएशन है वो मैंने आपको बता दी। तो ये काबिल दोस्त जो अपनी जमातों के अंदर जमहूरियत नहीं ला सके, वो मुझे और आपको गारंटी देते हैं कि जी हमारे पास ज्यादा इख्तियार होना चाहिए तो हम मुल्क के अंदर जमहूरियत लेके आएंगे। तो किस हद तक वो कामयाब होंगे इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। मैं खान साहब की तकरीर के ऊपर भी आऊंगा। फवाद चौधरी साहब को रिहा कर दिया गया। उन्होंने बाहर निकल के पता क्या कहा है? उन्होंने बाहर निकल के कहा है एक एक बात पे कायम हो, जो कह के गया था उस एक एक बात के ऊपर कायम हो। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब
جس نے آپ کو یہ مشورہ دیا ہے کہ میرے اوپر پرچہ کرائیں، اس کو اپنے آفس میں بلائیں، کنڈی لگائیں اور 2 چھتر ماریں. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، چودھری صاحب کے الفاظ ہیں. اور ادھر جب چودھری صاحب یہ تقریر کر رہے تھے تو لوگ منشی کے نعرے بھی لگا رہے تھے. تو وہ تو اپنی بات پہ قائم ہے، لیکن فواد چودھری ایک ہفتہ پہلے یا 1.5 ہفتہ پہلے جتنے عوام میں مقبول تھے، آج اس سے 4 گنا زیادہ مقبول ہو چکے ہیں. تو اس سارے سیناریو کا ان کو تو فائدہ ہی ہوا، لیکن آبویسلی ان کے اوپر، ان کے فیملی کے اوپر، ان کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کے اوپر، ان کی وائف کے اوپر، ان کے بھائی پہ، جتنا بھی ان کے خاندان کے لوگ ہیں، سب کے اوپر یہ مشکل وقت تھا. لیکن بڑی جوان مردی سے فواد چودھری صاحب نے اس کا مقابلہ بھی کیا اور باہر آ کے بھی اسی طرح بات کی جس طرح وہ اندر جانے سے پہلے کرتے تھے، اور ابھی بھی اپنے موقف کے اوپر قائم ہے. باقی انہوں نے اور یہ کہا کہ اگر میں غدار ہوں اور پھر آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ کون جو ہے باغی اور کون یہاں پہ غدار ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا، عمران خان نے اپنی آج سپیچ کے اندر مختلف باتیں کی، اور اس پہ آنے سے پہلے ایک چھوٹی سی چیز، یہ جو سامنے آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ جناب ٹویٹر پی ٹی وی کا آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے، اور اس میں جناب یہ ادھر سے یہ تصویر لگائی گئی ہے جو تنظیم سازی وغیرہ ہو رہی ہے، مریم بی بی جو جا رہی ہیں، اور اس کے حوالے سے جناب یہ یہ تصویر ہے. اور اس تصویر کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ جیسے جو ہے یہ تنظیمی کنونشن کوئی پاکستان کی آل پاکستان مسلم لیگ ہے اور قائد اعظم کی کوئی جو ہے فیملی ممبر یا جماعت ہے، اور 1947 ہے، اور اس وقت جو ہے پاکستان کا جو نیشنل ٹی وی ہے وہ یہ خبر دے رہا ہے. بھائی یہ ایک سیاسی جماعت کے ونگ کے طور پہ لگتا ہے ایسے ہے کہ کیا پی ٹی وی کو اس طرح کی جماعت کی تنظیمی جو چیزیں ہیں اس کے اوپر اس طرح ٹویٹ کرنی چاہیے، مریم بی بی کا اوپر ہاتھ اور یہ وہ باقی اور بھی بہت ساری جگہیں ادھر کیا جا سکتا. پر اینی وے یہ میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے. باولپور تنظیمی کنونشن میں صرف وہ افراد شرکت کریں گے جنہیں پارٹی کی جانب سے باضابطہ کارڈ جاری ہوا ہے، کوئی زحمت نہ ہو اس لیے مطلع کیا جاتا ہے. اور باقی بھی اس طرح کی ڈیٹیلز انہوں نے کی. پارٹی نظم و ضبط کی پابندی کی درخواست ہے. تو یہ پی ٹی وی نے جو درخواست کی ہے اور اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے امید ہے کہ سب لوگوں نے اس کے اوپر عمل درآمد کیا ہوگا. اچھا، اب جس چیز پہ میں آنا چاہتا ہوں وہ خان صاحب نے اپنی سپیچ کے اندر بہت ساری باتیں بتائی ہیں. انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح ہم لوگوں نے اس زمانے کے اندر انگیج کیا تھا، حکومت گر چکی تھی، وہاں پہ اشرف غنی کی طالبان آ چکے تھے، اور ہمیں پتا تھا جو پاکستانی 30-40 ہزار لوگ ہیں جو پاکستانی نیشنل ہیں، دنیا کا کوئی قانون بھی ان کو واپس نہ آنے سے روک نہیں سکتا. وہ جب چاہیں گے وہ واپس تو آ سکتے ہیں. تو ہمیں پتا تھا کہ اب ایک ایسی حکومت آ گئی ہے جو ہماری شاید تھوڑی فرینڈلی ہو، تو ان سے بات کر کے ان کو بہتر طریقے سے کوئی ایسی اسٹریٹجی بنائی جائے، اس میں MNAs کو شامل کیا جائے، مقامی لوگوں کو شامل کیا جائے، اور ان کو قومی دھارے میں لایا جائے. 40-50 ہزار لوگوں کو ہم ختم تو نہیں کر سکتے، اس میں کچھ فائٹر ہیں، باقی ان کی فیملیز کے لوگ ہیں، تو یہ تو عرصہ دراز تک یہ چیز چلتی رہے گی. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ کوئی ان کو بہتر طریقے سے ایک اسٹریٹجی بنائی جائے. لیکن انہوں نے کہا کہ جب سے میری حکومت کا خاتمہ ہوا ہے اس کے بعد سے یہ چیز جو ہے اس پہ نہ انہوں نے توجہ دی، اور یہ حالات بگڑتے گئے، اور اب جو ہے حالات اس نہج پہ پہنچ گئے جو پشاور والا واقعہ ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ الزام مجھ پہ لگا رہے ہیں، بتائیں انہوں نے 9 مہینے میں کیا کیا ہے، افغانستان کے حوالے سے ان کی کیا پالیسی ہے، وہاں پہ جو موجود ہمیں جو مطلوب لوگ ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے کیا پالیسی بنائی ہے، کیوں جنرل فیض کو وہاں سے ٹرانسفر کیا گیا جب وہ وہاں پہ اس بڑے اہم میٹنگز وغیرہ کر رہے تھے. تو بہت ساری باتیں عمران خان صاحب نے کہی ہیں، اپنے مخالفین کے اوپر الزامات وغیرہ بھی لگائے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ جو ہے الیکشن سے بھاگنے کے لیے کیا جا رہا ہے. اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ یہ الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو الیکشن نہیں کروائے گا اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا. اب یہ جو بات انہوں نے کہا نا کہ الیکشن سے بھاگنے کی کوشش ہو رہی ہے، خیبر پختونخوا کے گورنر کا جو مولانا صاحب کے سمدھی ہیں ان کا آپ نے خط دیکھا تھا، انہوں نے کوئی تاریخ نہیں دی. انہوں نے کہا کہ جی سیکیورٹی کا بڑا مسئلہ ہے. اب گورنر پنجاب کا خط بھی سامنے آ گیا. جی ہاں جی، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ اسمبلی تو میں نے تو توڑی نہیں، خود بخود ٹوٹی ہے، لہٰذا میں تو تاریخ دے ہی نہیں سکتا. اب آئین کے کسی اور آرٹیکل کے تحت الیکشن کمیشن خود ہی دیکھے. انہوں نے اس کو بھی خط لکھ دیا، اس کو بھی خط لکھ دیا کہ جناب اب آپ سوچیں، اور جو کچھ بھی الیکشن کمیشن سوچے گا ملک کے اندر سیکیورٹی. جی ہاں جی، آپ کہیں گے کہ میں مذاق کر رہا ہوں، میں جھوٹ بول رہا ہوں، اتنا بھی کوئی جو ہے نا، اتنا بھی بلیٹنٹ کوئی نہیں ہو سکتا، اتنے بھی زیادہ کانفیڈنس سے یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا. یہ نظام جتنا مرضی بھرانا ہو اس حد تک بھرانا نہیں ہو سکتا کہ یہ کر دیا ہے. جی انہوں نے لکھ دیا خط میں کہ سیکیورٹی جو ہے اس کا بھی الیکشن کمیشن دیکھے اور اس کے بعد فیصلہ کرے. تو بالکل سامنے بلیٹنٹ نظر آ رہا ہے، بالکل جسے آپ کہتے ہیں نا کہ وہ بالکل ہر چیز شفاف ہو گئی ہے، برانا ہو کے سامنے نظر آنا شروع ہو گیا کہ جناب الیکشن انہوں نے ملتوی کروانے ہیں اور اس کی تیاری ہے، اور کر رہے کیا ہیں،
KPK के गवर्नर से भी खत लिखवाया, ये भी खत लिखवाया, और इसके अंदर भी ये चीज खुल के सामने आ गई। अब ये इलेक्शंस करवाना नहीं चाहते, ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। उधर KPK के अंदर जो हालात है, KPK की पुलिस ने जो नारे लगाए हैं, जहां आप लोग सोशल मीडिया पे जरा थोड़ा सा देखें, आपको वैसे भी मिल गई होंगी सारी वीडियोस वगैरह के वो किस किस्म के नारे लगा रहे हैं। इस नहज पे ये चीजों को लेके आगे हैं। और ये क्यों इलेक्शन से भाग रहे हैं? ये इलेक्शन से इसलिए भाग रहे हैं कि इन्होंने 8-9 महीनों के दौरान इस मुल्क की जो हालत कर दी है, उसकी नजीर नहीं मिलती, उसकी मिसाल नहीं मिलती। और खान साहब ने भी आज अपने टॉक में ये बात की कि इन्होंने मुल्क की मैशत का बेड़ा गर्क कर दिया, हर चीज का, ना इनसे सिक्योरिटी संभाली गई, ना मैशत संभाली गई, कुछ भी इनसे नहीं संभाला गया। अच्छा, उसकी मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं कि इन्होंने मैशत के साथ किया क्या है। 10 अप्रैल को जब खान साहब की हुकूमत खत्म हुई थी और अब क्या सिचुएशन है, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको बताता हूं। जो डॉलर था उस दिन, जब इमरान खान की हुकूमत का आखिरी दिन था, उस दिन डॉलर था 178 रुपए का, अब है डॉलर 268 रुपीज का डॉलर है, 270 से भी ऊपर गया है। उसके साथ साथ आटा उस वक्त 55 रुपए किलो था, इस वक्त 150 रुपए किलो है। नाअहल की हुकूमत में 55, अहलों की हुकूमत में, सबकी सपोर्ट वाली हुकूमत में, सारी जमातों की हुकूमत में आटा 150 रुपए किलो तक बिक रहा है। पेट्रोल 150 था इमरान खान के दौर में, अब पेट्रोल 250 है। डीजल 145 था, अब 262 है। स्टॉक मार्केट उस वक्त 48,000 इंडेक्स थी स्टॉक मार्केट की, और इस वक्त 39,000 है। तकरीबन 10,000 पॉइंट्स की उसमें कमी हुई है। जीडीपी जो तरक्की की शरह थी जनाब, उस वक्त तरक्की की शरह 6% थी और अब 0.5% है। मतलब 1% भी नहीं रही, आधे % पे तरक्की की शरह आ गई है। और जो आपका एहसास प्रोग्राम था वो भी चल रहा था, उसके साथ साथ सेहत कार्ड भी खुला हुआ था, सेहत कार्ड के ऊपर लोग इलाज भी करवा रहे थे। अब बहुत सारी जगहों पे सेहत कार्ड भी बंद हो गया है। दूध आपका 160 रुपए किलो था, अब 230 रुपए किलो है। चाय की पत्ती 950 रुपए किलो थी, अब 1350 रुपए किलो है। सीमेंट की बोरी 930 रुपए की थी, अब 1450 रुपए की है। ये वो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो कोई भी शख्स कंफर्म कर सकता है। ये इन्होंने आपके साथ 9 महीने के अंदर किया और पाकिस्तान के साथ किया। तो यही वजह है कि फिर ये गवर्नर जो है ये खत लिख रहे हैं कि इलेक्शन को किसी तरीके से मुलतवी करवाओ, और फिर सवालिया निशान उठ रहे हैं कि ये अमन अमान की सूरत क्या जानबूझ के पैदा की जा रही है। इस तरह की जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं वो जन्म ले रही हैं। हो सकता है इनमें बिल्कुल सदाकत ना हो, लेकिन जब आप इलेक्शन से भागेंगे, ये हालात होंगे, तो फिर इस तरह की थ्योरीज तो होंगी ना कि जो ही बम धमाका हुआ और एकदम से गवर्नर्स के खत आना शुरू हो गए, जी सिक्योरिटी सिचुएशन बड़ी खराब हो गई है और जनाब इसके ऊपर आप देखें और उसको देख के फैसला करें। और गवर्नर आइन के आर्टिकल के तहत उनकी फर्ज बनता है, उनकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने डेट देनी है। 6 लगाएंगे या नहीं लगाएंगे ये तो एक अलग बहस है, क्या वो लगाने में कामयाब हो जाएंगे, आर्टिकल 6 को लगा सकेंगे। इमरान खान ने तो वाज़े तौर पे कहा है कि हम लगेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता, इसलिए कि जो 25 मई को जिन पुलिस अफसरान ने जो PTI के लोगों के साथ किया था, आम शहरियों के साथ किया था, उनमें से कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, उन पे कौन कौन सा आर्टिकल लगा, वो भी हमारे सामने है। पर एनीवे ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।